पग पर है संग तुम्हारे। अन्नदाता लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे। अन्नदाता अन्नदाता। सुप्रभात, मैं स्वाति शर्मा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज। ब्रायलर पालन पर एक किसान का अनुभव। रबी दलहनी फसलों में समन्वित रोग प्रबंधन पर जानकारी। ब्रॉयलर पालन की बात करें तो राज्य में ऐसे बहुत से किसान हैं जो कि इनका पालन कर अच्छी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं ऐसे ही एक कृषक की कहानी कार्यक्रम के इस अंश के माध्यम से। कृषि सह व्यवसाय के रूप में मुर्गी पालन को कुछ किसानों ने मांस हेतु अपनाया तो कुछ ने अंडा उत्पादन हेतु, और ये दोनों ही सह व्यवसाय प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी आय का जरिया है। ब्रॉयलर पालन की बात करें तो राज्य में ऐसे बहुत से किसान हैं जिन्होंने इनका पालन तो अच्छी आमदनी की चाह में किया था, लेकिन उनके लिए यह व्यवसाय फायदे का सौदा साबित नहीं हुआ। किसान भाइयों, ऐसा क्यों होता है? क्या कारण है कि जिस लाभ की चाह में किसान इसे अपनाते हैं उतना लाभ नहीं मिल पाता है? तो हम बताना चाहेंगे कि अवश्य ही आप इनकी देखरेख में खामियां रखते होंगे, जैसे संतुलित आहार न देना, आवास की व्यवस्था उचित न होना व समय पर टीकाकरण न कराना इत्यादि। जबकि इनका उचित प्रबंधन ही इस व्यवसाय की सफलता की गारंटी है। किसान भाइयों, हम ऐसा किताबी ज्ञान या अपनी मर्जी से नहीं कह रहे हैं। हम उन किसानों के अनुभवों के आधार पर कह रहे हैं जो इन प्रबंधनों को उचित समय पर अपनाकर ब्रॉयलर पालन से लाखों की आमदनी पा रहे हैं। गांव खारिया मीठापुर जिला जोधपुर के पुखराज सीरवी भी एक ऐसे ही मुर्गी पालक हैं, जिन्होंने छोटे स्तर पर ब्रॉयलर पालन प्रारंभ किया और वैज्ञानिक प्रबंधनों को अमल में लाकर वर्तमान में प्रति ब्रॉयलर 45 दिन में 12 से 15 रुपए की शुद्ध आय प्राप्त कर रहे हैं। किसान भाइयों, इनसे मुलाकात कर अनुभव जाने हमारे संवाददाता ने, जो प्रस्तुत है इस अंश के माध्यम से। 5 साल से पोल्ट्री का काम कर रहा हूँ। मैंने ये पोल्ट्री स्टार्ट की थी 2009 में। उस टाइम में मैंने ये 32 बाई 190 फुट लंबी है, जिसकी लागत करीब मेरे को 6 लाख रुपए आई थी। तो बाकी इसकी हाइट है जो ये 8 फुट हाइट है और बीच में 9 फुट की है। इसमें जो शेड के ऊपर जो मैंने सीमेंट के चादर लगवाए हैं, इसके लिए लगाए हैं कि भाई गर्मी के अंदर जो गर्मी ज़्यादा होती है, तो इसलिए ये मैंने सीमेंट के चादर लगवाए हैं। इसमें करीब 5000 बॉयलर पाल सकता हूँ मैं। सर्दी में तो मैंने 1 बाई 1 का स्पेस देता हूँ, लेकिन गर्मी में थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है, 1.5 बाई 1.5 होता है। गर्मी में इस साइड के ऊपर फुहारे लगा रखे हैं हमने, तो गर्मी में क्या है ना, फुहारे चलते रहते हैं तो नीचे बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होती। औसतन चूजारा जो अपने 22 रुपया 23 रुपये में पड़े है, और इन्हों रोज़ पहले इन्हों कम खावे, बाद में धीरे धीरे ज़्यादा मतलब दाना उठा रहा है। तो इस हिसाब से एक मुर्गे के ऊपर हमारा 60-65 रुपया खर्चा आ जाता है टोटली। यहाँ लेबर में हमारे पास है 2 आदमी काम करते हैं फार्म में, उनकी 8-8 हज़ार तिनका है। एक बच्चे का हम औसतन सर्दी और गर्मी का हिसाब लगाएं तो करीब एक चूजे का एक दिन का बचेगा 22 रुपया रोज़ चूजे का खर्च आता है। और इसको एक चूजे को
बड़ा करने में हमारा 2 किलो करने में हमारा 115 या 20 रुपये खर्च आ जाता है। सर्दियों में हमारा अच्छा बिकता है। गर्मी में तो हमारे को मिल जाता है 65-70 रुपये मिल जाता है। सर्दी में भी मिल जाता है, कभी कभी 80 भी मिल जाता है, पर किलो के हिसाब से होता है। एवरेज मॉडलिटी हमारे करीब 4% 5% हो जाती है। कंपनी 2% देती है। इस धंधे में पूरा खर्चा निकालने के बाद एवरेज 12 महीना का हिसाब लगाएं तो हमारे को 10-12 रुपया पर चूजा मुनाफा मिल जाता है। कभी ज़्यादा मिलता है तो कभी लॉस हो जाता है। इस हिसाब से जो भी हम 12 महीना की शीट बनाते हैं तो उसमें हमारा को ये लगता है कि 10-12 रुपया एक चूजे पे हमारे को मिल जाता है बस। और वैसे 35-40 दिन में हम लॉट निकालते हैं तो उसके बाद में हमें साफ़ सफाई के लिए टाइम लगता है, लेबर लगानी पड़ती है, और उसके बाद में हम वापस स्प्रे वगैरह करके 12 महीने में हम 7 या 6 लॉट निकालते हैं। किसान भाइयों, इनकी वास्तविक आय की गणना करें तो आवास व आहार तथा अन्य उपकरणों पर शुरुआत में इन्होंने 6 लाख रुपए खर्च किए, जिनसे आगामी 15 वर्षों तक लाभ मिलता रहेगा। अतः वार्षिक घिसावट व्यय 40,000 रुपए तथा निवेशित पूंजी का ब्याज 8.5% की दर से 51,000 रुपए आता है। इसके अलावा चल पूंजी के रूप में आहार, टीकाकरण व देखरेख पर 120 रुपए की दर से एक बैच अर्थात 35,000 बॉयलर मुर्गियों पर 4,20,000 रुपए खर्च होते हैं। जबकि आमदनी की बात करें तो औसतन 70 रुपए प्रति किलो मांस की दर से प्रति बॉयलर 140 रुपए अर्थात एक बैच से 4,90,000 रुपए मिलते हैं। इस आमदनी से यदि चल पूंजी घटा देवें तो 70,000 रुपए का लाभ प्रति बैच तथा वार्षिक लाभ 7 बैच में 4,90,000 रुपए होता है। लेकिन किसान भाइयों, शुद्ध लाभ की बात करें तो घिसावट व्यय, मजदूरी, विद्युत व एक दक्ष व्यक्ति के प्रबंधकीय व्यय को घटाने पर जो शेष आमदनी बचती है वही शुद्ध लाभ होता है। अतः इनके शुद्ध लाभ की बात करें तो वार्षिक आमदनी 4,90,000 रुपए में घिसावट व्यय व निवेशित पूंजी का ब्याज 91,000 रुपए, मजदूरी व प्रबंधकीय व्यय 1,92,000 रुपए, विद्युत 1,200 रुपए को घटाते हैं तो इन्हें शुद्ध लाभ के रूप में 2,05,800 रुपए के लगभग मिलता है। किसान भाइयों, इस लाभ को अधिक संख्या में बॉयलर पालकर बढ़ाया जा सकता है। अतः निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि बॉयलर पालन यदि उचित प्रबंधनों के साथ अपनाया जाए तो लाभदायक कृषि सह व्यवसाय हो सकता है। किसान भाइयों, ये इस शुद्ध आमदनी की प्राप्ति हेतु बॉयलरों की देखरेख हेतु किन प्रबंधनों को कब व किस प्रकार अपनाते हैं, आइए जानते हैं। बॉयलर पूरा बेच देते हैं, उसके बाद में हम लोग लेबर लगा के ये पूरा खाद है जो तो सब बाहर निकलवाते हैं। फिर इसमें जो हम एक 2009 का जो स्प्रे होता है वो इसमें पूरा में छिड़काव करते हैं। 100 लीटर पानी में 5 ml डालते हैं। उसमें स्प्रे करने के पहले हम लोग इस साइड के बाहर जो पर्दे लग रहे हैं उनको पूरा पैक करते हैं। पैक करने के बाद में जो वो स्प्रे करते हैं, स्प्रे करने के बाद में 1-2 दिन में वैसे ही खुला छोड़ते हैं इसको। खुला छोड़ने के बाद में 2 दिन हवा लग जाती है। हवा लगने के बाद में फिर हम नया धुड़ा डालते हैं इसमें। पहले चूना चूना लगवाते हैं, करीब 10-12 किलो चूना लगवा देते हैं और उसके बाद में हम लोग नई मिट्टी है ऊपर बिछवा देते हैं। उसके बाद में हम लोग बाकी वापस चूजा बुक करवाते हैं। फिर जो तारीख मिलती है उसके हिसाब से आता है। हैं जो ये 7-8 दिन हुए हैं लाए हुए। अभी हमने एक वैक्सीन करेंगे। पहले तो 7 दिन की उम्र में ये F1 होगा और 12-13 दिन पे गुम्बोरा होगा। उसके बाद में जो 21 दिन पे लगेगा वो टीका वो लसोटा होगा। फिर ये लगभग 35-36 दिन में हमारा 2 किलो हो जाएगा, उसमें बेच देंगे। अभी 1 दिन से लेकर 15 दिन तक हम फ्री स्टार्टर खिलाते हैं और 15 दिन से 25 दिन हम चलाते हैं स्टार्टर। उसके बाद में हम मसाला चलाते हैं जिसे वो हम कंसल्ट्रेट बोलते हैं। एक बैग 50 किलो का बैग आता है, उसमें 100 किलो मक्का दड़ के हम उसमें मिक्स करके इसको खिलाते हैं, जिससे कि हमारी थोड़ी कॉस्ट, ये दाने की कॉस्ट में थोड़ी कमी आ जाती है। वैसे तो रेडीमेड आता है लेकिन वो थोड़ा महंगा पड़ता है, इसलिए हम कम के लिए मक्का डालते हैं। 12 दिन तक तो औसतन 20-25 ग्राम मुर्गा बढ़ रहा है, ये जो फ्री स्टार्टर खिलाते हैं उस टाइम में। फिर ये अपना जो स्टार्टर होता है तो हम 15 से 25 रोज चलाते हैं तो उसमें 35-40 ग्राम का एवरेज आता है। और बाद में हम जो कंसल्ट्रेट खिलाते हैं 25 से करीब 35 या 40 दिन तक, उसमें हमारा 60 से 70 ग्राम पर डे का बड़ा होता है। इसमें ये लास्ट में अपना 38 या 40 दिन के अंदर हमारा 2 किलो 21 ग्राम वजन आ जाता है और उस टाइम हम जो भी रेट मिलती है हम सेल कर देते हैं। ये ऑटोमेटिक बर्तन है, ये हमारे हैदराबाद से आते हैं, बढ़िया चीज़ है। ये 100 बर्तन लग रखे हैं जो पानी के है, जो ऑटोमेटिक पानी के हैं। ऊपर टंकी बना रखी है हमने और पानी की टंकी से सीधा इनमें कनेक्शन दे रखा है। तो जितना चूजा
बूंद पानी पी लेता है तो उसमें बूंद वापस गिर जाता है। जो भी जमीन से वो 2-3 इंच ऊपर रखते हैं, जैसे बड़े होते हैं तो थोड़ा 2 इंच और ऊपर उठा लेते हैं। करीब 7-10 दिन हम ये जो लट्टू लगा के रखते हैं, इसको हीटिंग देने के लिए 1000 पे करीब 10 बल्ब लगाते हैं, 200 वाट के होते हैं। तो जितने बच्चे होते हैं उस हिसाब से हम लट्टू लगवा लेते हैं। दाना इसमें हम डाल देते हैं, सुबह और शाम 2 टाइम दाना डालते हैं। तो जैसे मुर्गा नीचे खाएगा उतना ही नीचे से इसमें अलग अलग लग रखे हैं, इस हिसाब से वो अपना आप आता रहता है। 1000 बच्चों के पीछे 20 लगाते हैं। ये जो पूरे सर्दी में बचाव के लिए पूरे पर्दे लगाते हैं, पूरा पैक रहता है। ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो इसमें और डबल पैक करते हैं इसको। सबसे उपयुक्त इस मुर्गे के लिए 35-38 डिग्री होता है, तो ये इनके लिए बहुत अच्छा रहता है। कुल मिला के मेरा ये कहना का मतलब है कि काम में कोई मैनी नहीं है। आपने किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ कि खेती के साथ साथ ये मुर्गी पालन भी करें, पशुपालन भी करें। ये अच्छा व्यवसाय है, आपको अच्छी इनकम मिलेगी। ये साल में 1.5-2 लाख रुपया इनकम भी हो जाएगी। रबी के मौसम में बहुत सी दलहनी फसलों की बुआई की जाती है और इन फसलों के सफल उत्पादन में एक बाधा आती है, जो है इन फसलों को रोग से मुक्त रखना। तो आप कैसे रखें इन दलहनी फसलों को रोगों से मुक्त, जानते हैं कार्यक्रम के इस अंश के माध्यम से। रबी मौसम में उगाई जाने वाली दलहनी फसलों में अनेक प्रकार के फफूंदी एवं जीवाणु जनित रोग जैसे उकठा, जड़ सड़न, रतुआ, चूर्णिल आसिता का प्रकोप होता है। परंतु इन रोगों के कारण निवारण की सही जानकारी किसानों को नहीं होती, जिसके कारण ये हानिकारक रोग फसल को काफी क्षति कर देते हैं। अतः इन रोगों के कारक, लक्षण एवं निवारण की सही जानकारी के लिए देखिए अन्नदाता की ये विशेष प्रस्तुति। रबी में उगाई जाने वाली दलहनी फसलों में चना, मसूर और मटर का विशिष्ट महत्व है। दलहनी फसलों में रोगों का प्रकोप अन्य फसलों की अपेक्षा अधिक होता है, जैसे कि चना का उकठा। यह रोग फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम नामक फफूंद के कारण होता है। इस रोग के कारण पौधे पीले पड़ जाते हैं और पौधे अचानक या धीरे धीरे सूखते हैं। इनके प्रबंधन के लिए रोग से ग्रसित पौधों को उखाड़कर नष्ट कर दें। रोग रोधी किस्मों का चयन कर बुआई करें। गर्मियों में गहरी जुताई करना काफी लाभप्रद पाया गया है। बीजोपचार हेतु बुआई के पूर्व ट्राइकोडर्मा 5 ग्राम प्रति किलो बीज या कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित कर बीज बोएं। चने की फसल का अगला रोग है झुलसा। यह फफूंद जनित रोग है। इस रोग का आक्रमण पत्तियों, तनों, शाखाओं एवं दाने पर भी होता है। पहले भूरे रंग के धब्बे बनते हैं, उग्रावस्था में काले रंग के हो जाते हैं। पत्तियां झड़ने लगती हैं एवं टहनियां सूखने लगती हैं। रोग का मुख्य लक्षण यही है। पौधे की सभी पत्तियां झड़ जाती हैं और अंततोगत्वा पौधे सूख जाते हैं और दाने भी काले हो जाते हैं। इसके प्रबंधन के लिए स्वस्थ बीज बोएं। रोग रोधी किस्मों की बुआई करें। बुआई के पूर्व कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति किलो बीज या कार्बेंडाजिम 1 ग्राम और थिरम 2 ग्राम दोनों को मिलाकर 3 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित कर लें। खड़ी फसल में मैंकोजेब M45 2 किलो 700 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। आवश्यकता पड़ने पर 15 दिनों के अंतराल पर दूसरा छिड़काव करें। ऐसा करने से इस रोग का प्रसार रुक जाएगा। मसूर की यदि बात करें तो इसमें उकठा रोग लगता है। यह रोग मिट्टी जनित फफूंद के कारण होता है। आक्रांत पौधे की पत्तियां पीली हो जाती है। उसके बाद पौधे के 1 या 2 टहनियां सूखी दिखलाई पड़ती है या कभी कभी समूचे पौधे सूख जाते हैं। पौधे के जड़ का ऊपरी भाग काला होकर सड़ जाता है। इसके प्रबंधन के लिए रोग रोधी किस्मों का ही बुआई करें। गर्मी में गहरी जुताई करने से इस रोग के रोगाणु सूर्य की प्रचंड किरण से मर जाती है। इसके अतिरिक्त बुआई के पूर्व बीजों को ट्राइकोडर्मा 5 ग्राम प्रति किलो बीज या कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति किलो या कार्बेंडाजिम 1 ग्राम या थिरम 2 ग्राम कुल 3 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित कर ले एवं फसल चक्र अपनावे। मसूर की फसल का अगला रोग है रतुआ या रस्ट। इस रोग का पत्तियों पर आक्रमण होता है। पत्तियों पर पीले रंग के फफोले पड़ जाते हैं, जिससे पत्तियां मर जाती हैं और बाद में पत्तियां झड़ने लगती हैं। यह बीज जनित रोग है। इसके प्रबंधन के लिए रोग रोधी किस्मों का ही बुआई करें।
बीजों को बुआई से पूर्व बीजोपचार कर लें। खड़ी फसल में मैंकोजेब M45 2 किलो 700 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से 15 दिनों के अंतराल पर 2 छिड़काव करें। मटर का चूर्णी आसिता रोग, जिसे बुकनी रोग के नाम से भी जानते हैं, यह रोग मटर उगाए जाने वाले सभी जगहों में होता है। इस रोग का प्रकोप फरवरी मार्च में अधिक होता है, जहां फलियों को लगने का समय होता है। इस रोग का लक्षण सबसे पहले पत्तियों पर होता है। पत्तियों की ऊपरी सतह पर पाउडर के तरह सफेद धब्बे बनते हैं। फिर पत्तियों की निचली सतह पर भी धब्बे बनते हैं। उग्रावस्था में तंतुओं, तने, फलियों आदि पर उजला चूर्ण आसानी से देखा जा सकता है। इसके प्रबंधन के लिए बीजोपचार कर बुआई करें। रोगरोधी किस्मों का ही चयन करें। खड़ी फसल में रोग लग जाने पर कैराथेन 1.5 लीटर या सल्फेक्स 3 किलो 700 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से 2 से 3 बार फूल लगने के पहले और बाद में छिड़काव करें। अगेती बुआई करने से भी लाभ होता है, जैसे कि कम समय में पकने वाली किस्में रोग से बच जाती है। 3-4 साल का फसल चक्र अपनाएं, यानी कि मटर फसल न लेकर गन्ना, सरसों, अलसी, गेहूं या चना की खेती कर सकते हैं, जिन पर इस रोग का आक्रमण नहीं होता है। मटर की फसल का अगला रोग है मृदुरोमिल आसिता रोग। इसे अंग्रेजी में डाउनी मिल्ड्यू कहते हैं। इस रोग का लक्षण प्राय पत्तियों पर प्रकट होता है, तदुपरांत पौधों के अन्य भागों पर फैलता है। पत्तियों के ऊपरी सतह पर भूरे रंग के धब्बे हो जाते हैं। पत्तियों की निचली सतह पर धब्बे रुई जैसी आकृति में कुछ उभरे हुए सफेद या मटमैले रंग की फफूंद की वृद्धि होती है। अधिक ठंड में रोग का फैलाव अधिक होता है। प्रबंधन हेतु ग्रसित पौधों को खेत से निकालकर नष्ट कर दें। 3 साल का फसल चक्र अपनाएं। रोग के लक्षण दिखाई देते ही मैंकोजेब 2 किलो 700 ग्राम पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से 15 दिनों के अंतराल पर 2 छिड़काव करें। इस प्रकार किसान भाइयों, आप रबी दलहनी फसलों में लगने वाली हानिकारक बीमारियों का प्रबंधन बताई गई तकनीकियों के आधार पर अपनाते हैं तो यह निश्चित है कि आपकी फसल किसी भी बीमारी से मुक्त रहते हुए आशातीत उत्पादन देगी। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां और अब लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक। जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। दुधारू पशुपालन से प्रदेश का हर किसान जुड़ा हुआ है, लेकिन अभी भी अधिकांश कृषक देशी पशुओं का पालन करते हैं, जो कि व्यावसायिक दृष्टि के अनुकूल नहीं है। अतः आप यदि इन देशी पशुओं की नस्ल सुधार कर लें तो इनसे भी अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो कैसे करें आप देशी पशुओं की नस्ल सुधार? आइए जानते हैं कार्यक्रम के इस अंश के माध्यम से। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या प्रत्येक पशुपालक के पास कम दूध उत्पादन करने वाली लोकल, देसी व सामान्य पशुओं का विशाल समूह है, जिसकी गणना नहीं की जा सकती। आज अपने देश में अनुमानतः लगभग 73% से भी ज्यादा कम दूध देने वाले सामान्य नस्ल के दुधारू पशु हैं, जो बहुत अधिक आहार खाकर 3 से 4 लीटर दूध ही उत्पादन करते हैं। अतः डेयरी व्यवसाय को लाभकारी बनाने के लिए जरूरी है कि अच्छी दुधारू नस्लों का पालन किया जाए तथा दूसरी तरफ इन लोकल एवं देसी नस्लों का नस्ल सुधार कर उत्पादक बनाया जाए, जिससे दुधारू पशुपालन लाभकारी व्यवसाय के रूप में स्थापित रहे। अतः कैसे नस्ल सुधारी जाए, इन सब जानकारियों के लिए आइए चलते हैं प्रगतिशील पशुपालक बीबी सिंह के पास। जानवरों का कैसे उनकी जाति जो है डेवलप करे, उससे हम अच्छा से अच्छा दूध ले सकें, उसके लिए हम क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं। क्रॉस ब्रीडिंग आजकल हमारे यहाँ नया, जैसे नई नई योजनाओं के तहत तमाम बाइब से, एनडीडीबी से
ये आपके सलोन से तमाम तरह के अच्छे अच्छे सीमेन आते हैं, जिससे हमारी गायों की जातियों की प्रजातियों में डेवलपमेंट्स हो रहा है। उसमें विशेष ध्यान हमको यह देना है कि हर पशुपालक जो इस विधा को, इस बात को नहीं जानते हैं गहराई से कि जानवर को कै % हम उनको रख सकते हैं, कै % की गाय हमको लाभ दे सकती है, ऐसी स्थिति में वे आम तौर से 100% का ही सीमेंट डलवाते हैं। ऐसी दशा में 100% के बच्चे आते हैं तो परेशानी पैदा करते हैं। उनके लिए हम उस तरह का जलवायु, उस तरह का वातावरण, उस तरह का रखरखाव, उस तरह का मेंटेनेंस, उस तरह का नहीं दे पाते हैं। ऐसी स्थिति में हमको चाहिए कि हम ऐसे जानवरों को जो हमारी धरती के जानवर हैं, जैसे हमारे गुजरात में जैसे गिर नस्ल है, साहिवाल है, आपके हरियाणा से हरियाणा नस्ल की गाय हैं, गंगा के किनारे से गंगा तीरी के नाम से पुकारी जाती हैं। तो हम अपनी गायों को 7 बार जब 100% से क्रॉस कराते हैं तो F1 से लेके F7 तक पैदा होती हैं और वह जाकर के 100% होती हैं। लेकिन हम इस चीज़ का विशेष ध्यान देंगे कि F7 का बच्चा लेकर के हम कभी सुखी नहीं रह पाते हैं, उससे हमको बड़ा तकलीफ होती है। जाड़ा में उनको ज़्यादा ठंडक लगती है और गर्मी में इतनी गर्मी लगती है कि वो हाँफते हाँफते बीमार बराबर पड़े रहते हैं। ऐसी स्थिति में हमको अपने सोच से, अपने समझ से, अपने विवेक से काम करना चाहिए। 100% का सीमेंट न डलवा करके अगर हमको गाय देहाती वातावरण में दूध खाने के लिए रखना है तो 50% यानी फर्स्ट टाइम F1 ही लेना है, F1 का ही बच्चा लेना है और उस बछिया से हम जो है दूध आराम से 10-12 लीटर घर के माहौल में लेकर के अपना आराम से रख सकते हैं। लेकिन अगर हमको डेयरी करना है तो F2 और F3 तक हम रख सकते हैं। अगर बहुत बढ़िया होशियार या टैलेंट पशुपालक है तो वो F3 तक रख सकता है। F2 सबसे हमारे समझ से सबसे बेटर जो है F2 की बछिया होती हैं। F2 की बछिया में वातावरण एडजस्ट करने का समुचित उनके अंदर पावर होता है। वे बहुत ढंग से, बहुत कायदे से अब उस वातावरण में रह जाती हैं और उनको किसी प्रकार का विशेष दवा दारू नहीं कराना पड़ता है। उनका रखरखाव, भोजन और ठीक रखा जाए तो उनको विशेषकर फैन या कूलर की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जब हम F2 से F3 की तरफ बढ़ते हैं तो हमारी गायों के लिए विशेष ध्यान, विशेष सफाई, विशेष धुलाई की आवश्यकता होती है और उसके लिए हम F3 में पहुंचते हैं। F3 के जानवर जो हैं धीरे धीरे अपने जात के तरफ, प्रजाति की तरफ बढ़ते जाते हैं और उनका दूध तो बढ़ता है लेकिन उनका रखरखाव भी बढ़ता है। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। ग्राम मब्बी, जिला दरभंगा के कृषक रामकेश, आप अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पान बरेजे में समसामयिक प्रबंधनों के बारे में जानकारी चाहिए है। तो रामकेश जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। पान उत्पादक किसान बंधुओं, पिछले कुछ दिनों से ठंड का प्रकोप हमारे प्रदेश में बढ़ रहा है। वातावरण में तापक्रम में लगातार गिरावट आ रही है। इसीलिए यह समय पान फसल पर विशेष सावधानी देने की जरूरत है, क्योंकि पान का फसल तापक्रम के प्रति अति संवेदनशील होता है। प्रायः टेम्परेचर जब 10 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे आता है
तो पान की पत्ती पर गलने की समस्या बढ़ जाती है। इसलिए आवश्यक है कि पान पर तापक्रम के असर को कम करने के लिए, टेम्परेचर के इफेक्ट को हटाने के लिए बड़े दाग को गर्म रखने की आवश्यकता है। इसमें बड़े का जो छत है उसको खड़ से पूरा कवर कर दें ताकि ऊपर से ठंड का प्रकोप कम से कम आए। इसके पश्चात पान फसल पर कई प्रकार के प्रबंधन की आवश्यकता है, विशेषकर पोषक तत्व प्रबंधन और सिंचाई प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि सिंचाई देने से वातावरण के तापक्रम पर नियंत्रण पाया जाता है। इसलिए माह में कम से कम 2 बार सिंचाई जरूर दें और यदि संभव हो, यदि स्प्रिंकलर इरिगेशन की आवश्यकता हो, स्प्रिंकलर इरिगेशन द्वारा फोलियर एप्लीकेशन पत्ती पर सीधा छिड़काव यदि संभव हो तो अवश्य करें, जैसे कि टेम्परेचर के इफेक्ट पत्ती पर कम से कम पड़े। और इस समय पोषक तत्व प्रबंधन के लिए 50 किलो नाइट्रोजन, 25 किलो फॉस्फेट और 25 किलो पोटास मिला करके टी में डालें। यदि अक्टूबर नवंबर में यदि नहीं दिए हो इस समय जरूर डाल दें, ताकि यदि संतुलित मात्रा में यदि नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटास यदि पौधा को मिलते रहेगा तो पौधा में वातावरण से ठंड के प्रकोप से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। प्रायः इस समय पाला पड़ने की संभावना रहती है। पाला पड़ने के समय में प्राय ठंड के कारण बर्फ भी बन जाता है और इस बर्फ बनने की प्रक्रिया में वातावरण में जो मौजूद जो बैक्टीरिया है वो सहायक होता है। के लिए केमिकल जैसे ब्लाइटॉक्स 50 में एंटीबायोटिक स्टेप्टोसाइक्लिन मिला करके छिड़काव करना चाहिए और ब्लाइटॉक्स 50 का छिड़काव 1 लीटर पानी में 3 ग्राम घोलें। उसके बाद 2.5 ग्राम स्टेप्टोसाइक्लिन 10 लीटर पानी के घोल में मिलाते हैं। फिर इसका छिड़काव यदि करते हैं तो बैक्टीरिया के द्वारा जो बनने की प्रक्रिया में जो सहायता मिलती है वो इससे बर्फ जल्दी नहीं बनता है। इससे बर्फ के कारण बर्फ के द्वारा क्षति से पौधा बच जाता है। और फिर इस प्रकार यदि हम वातावरण को गर्म करने के लिए समय से धुआं का यदि प्रबंधन करते रहे, वातावरण बेड़ा के आसपास यदि धुआं करते हैं और सिंचाई का समुचित प्रबंधन करते हैं, यदि समय पर करें, ठंडा के प्रकोप और बैक्टीरिया द्वारा बर्फ बनने की प्रक्रिया को हम नियंत्रण रखें तो बड़ेदा को हम ठंड के प्रकोप से बचा सकते हैं। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-425-4085 पर दोपहर 2 से 3 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।